आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान आपके साथ, और इस प्राइम टाइम डिबेट शो में आप तमाम लोगों का, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के मुल्कों के हमारे तमाम नाजरीन का, उर्दू को प्यार करने वाले, जानने समझने वालों का खैर मकदम है। आइए आगाज करते हैं इस डिबेट का, इस बहस का। हिंदुस्तान में जितने भी लोगों के पास स्मार्टफोन है वो अमेरिका की पूरी आबादी से भी कहीं ज्यादा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी। और इन फोन्स पर सोशल मीडिया है। 90 करोड़ वोटर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में अब हिस्सा ले रहे हैं हिंदुस्तान के। और इस बार जो चुनाव है वो चुनाव प्रचार, रैली, झंडा, पोस्टर, बैनर, बिल्ला तक ही महदूद नहीं है। मोबाइल फोन के जरिए लीडर और पार्टियां सीधे वोटर्स तक पहुंच चुकी हैं, और सोशल मीडिया की मदद से लोगों के दिल और दिमाग पर इसका असर डाला जा रहा है। मुल्क के हर गांव में सड़क, बिजली, अस्पताल, स्कूल भले ना हो, लेकिन इंटरनेट और स्मार्टफोन जरूर पहुंच गया है। इस वक्त मुल्क में 55 करोड़ से भी ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। दिन भर सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले मुद्दे शाम को टेलीविजन चैनल्स की डिबेट के मुद्दे बन जाते हैं। आप तमाम लोग जानते हैं इलेक्शन में सोशल मीडिया की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी के मैं भी चौकीदार मुहिम को दुनिया भर में 60 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के इंप्रेशन मिले हैं। इस मुहिम के तहत वजीर आजम की देखा देखी 20 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानियों ने अपने ट्विटर हैंडल पर नाम के आगे चौकीदार जोड़ लिया। और इस इलेक्शन में सोशल मीडिया पर प्रचार में करीब, जो मोटा हिसाब है, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो सकता है, 1000 करोड़ रुपए खर्च होने का इम्कान है। इस खर्चे में रियासती और मरकजी हुकूमत की जानिब से सरकारी खर्चे पर किया गया एडवर्टाइजमेंट का खर्चा शामिल नहीं है। यह भी हम आपको बता दें। मतलब सोशल मीडिया का जो खर्चा है, हमें लगता है कि जो दूसरे और जरिए हैं उनसे कहीं ज्यादा है। मतलब उस पर एडवर्टाइजमेंट और उस पर आना, उस पर खर्चा करना ज्यादा फायदे का सौदा है। जबकि सभी पार्टियों की जानिब से चुनाव प्रचार पर कुल 5000 करोड़ रुपए खर्च होने का इम्कान लगाया जा रहा है। यानी कि सोशल मीडिया पर अगर हम देखें तो कुल प्रचार का करीब 20% हिस्सा खर्च होने जा रहा है। हालांकि 2014 की सूरत इससे अलग थी। उस वक्त सिर्फ बीजेपी ने इंतखाबी तशहीर के लिए सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल किया था। लेकिन 2019 आते आते न सिर्फ दीगर कौमी पार्टियां बल्कि इलाकाई पार्टियां, रीजनल दल भी जो है सोशल मीडिया पर एक्टिव है। समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा इस्तेमाल करती है सोशल मीडिया पर। प्रचार के साथ साथ सियासी वार, पलटवार, इल्जाम तराशी, झूठे प्रचार के लिए भी कारगर हथियार यह साबित हो रहा है। झूठा प्रचार, फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा। जी हां, इसी को हम आज चर्चा में शामिल करने जा रहे हैं। कई बार ऐसे मैसेज, ऐसी खबरें आप तक रोज पहुंच रही होंगी जिनके बारे में आपको लगता है कि एकदम सही है और सटीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है। सभी का है वो कैसे काम कर रहा है ये बहुत अहम है। लीडर और सियासी पार्टी अपने ऑफिशियल अकाउंट और पेज को साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन फैन और हामियों के पेज से प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज फैलाते हैं, प्लांट करवाते हैं। फेक न्यूज और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की शिकायतों पर कंपनियों ने अपने कवानीन में कुछ बदलाव भी किए हैं। जैसे फेसबुक फर्जी पेजों की पहचान करके उन्हें डिलीट कर रहा है। व्हाट्सएप ने एक बार में मैसेज फॉरवर्ड करने की तादाद को मैक्सिमम 5 बार कर दिया। इन प्लेटफॉर्म ने बंदिशें भले ही लगाई हों, लेकिन ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है जो कि मुतमईन कर सके कि सोशल मीडिया पर फेक कंटेंट ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। वैसे आपको बता दें कि ब्राजील ने अपने यहां के आम इंतखाबात में सोशल मीडिया को ही बैन कर दिया था कुछ दिनों के लिए। इस तरह की ना बातें होंगी ना आएंगी, लेकिन हमारी जमहूरियत है, यहां आज़ादी इजहार है और एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। इस पर हम बात करते हैं। चलिए, बहुत अच्छे मेहमान भी मेरे साथ होंगे, लेकिन मैं 5 सवाल अपने बताता हूं पहले, जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी। मेरा पहला सवाल है, क्या 2019 के आम इंतखाबात सोशल मीडिया पर लड़े जा रहे हैं? आपको भी ऐसा लगता है? हमारा पैनल बताएगा। दूसरा, क्या सोशल मीडिया में सरकार बनाने या बदलने की वाकई ताकत है? तीसरा सवाल, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा क्या मुद्दों से अब आगे निकल जाता है, असली मुद्दे पीछे रह जाते हैं? चौथा सवाल, सियासी पार्टियों की आईटी सेल कैसे काम करती है, यह भी बात हम करेंगे। और पांचवा सवाल, तशद्दुद फैलाने वाले मैसेज और खबरों को रोकने की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, इस पर भी बात होगी। जो हिंसक खबरें होती हैं, हिंसक मैसेज होते हैं जो कि समाज में हिंसा को बढ़ावा देते हैं, उन्हें कैसे रोका जाए, इस पर भी बात करेंगे। चलिए, हमारे साथ जो पैनल है मैं उनका तारुफ भी आपसे करवाना चाहूंगा। मेरे साथ इस वक्त बहुत अच्छा पैनल है। पहले तो मैं अपने साथ जोड़ रहा हूं डॉक्टर प्रवीण दुग्गल साहब को, जो कि सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं और साइबर
लॉ के भी एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका भी खैर मकदम है। मेरे साथ विजय कौशिक जी को मैंने अपने साथ जोड़ा है, कांग्रेस पार्टी के लीडर, अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। सैयद यासिर जिलानी साहब से आप तमाम लोग वाकिफ हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। और सबसे बड़ी बात और अहम बात, खास बात यह कि आप उनको लगातार टेलीविजन चैनल्स पर देखते हैं, अपनी पार्टी का मौकिफ रखते हुए, यानी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर लगातार छाए रहते हैं। मैंने अपने साथ राजीव रंजन जी को भी जोड़ा है, सियासी तज्जियाकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। और अनिल मिश्रा जी, सीनियर सहाफी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। मेरी खुशकिस्मती है कि सर आप जैसे लोगों का यहां पर आना होता है, बहुत अच्छे मैसेज आपके जरिए और बहुत सुलझी हुई बात आपके जरिए जाती है। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आइए आगाज करते हैं। डॉक्टर प्रवीण दुग्गल मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ने जा रहे हैं। उनसे पहले जरा मैं राजनीतिक पार्टियों की तरफ आता हूं। मैं चाह रहा था कि पहले उनके पास जाऊं, लेकिन मैं राजनीतिक पार्टियों की तरफ आता हूं। और सबसे पहले मैं आना चाहूंगा कांग्रेस की तरफ। एक जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रोपेगेंडा बनाया है, खासतौर से विजय कौशिक जी, उसके बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे नजर आती है। यह हम 2014 के आम इंतखाबात से देख रहे हैं। बाद में आप लोग भी इस तरफ आए, बहुत सारे आप लोगों ने काम किए, लेकिन अगर आलू डालो तो चिप्स निकलते हैं जैसी बातें सोशल मीडिया के जरिए वो नहीं, सुनिए ना सर, जो मीम व्हाट्सएप पर लगाए जाते हैं और जो वीडियो छोटे छोटे चलते हैं, उससे पूरा माहौल बन जाता है, बदल जाता है, एक सोच, एक परसेप्शन बन जाता है। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे से किया। आप भी जानते हैं आलू वाला मामला, उसको जब उसकी जांच हुई तो फेक न्यूज थी, लेकिन ये काम करने में बीजेपी आपसे आगे है, कांग्रेस कहीं ना कहीं से पीछे रह गई। पहली बात तो कांग्रेस इस तरह की ओछी और घटिया राजनीति करती ही नहीं है। रही बात भाजपा की, आपने माना है कि भी किस तरह से भाजपा इस तरह के षड्यंत्र रचकर सोशल मीडिया का दुरुपयोग करती है। 25 झूठ सर विजय जी, 25 झूठ ऐसे कांग्रेस के हैं जिसको बीजेपी की आईटी सेल रोज वीडियो बना बनाकर डालती है। ऐसी भी बात नहीं है, देखिए इतने भी मासूम है। ठीक, आप देखिए, सुनिए, पहली बात तो भाजपा की आईटी सेल साबित करे कौन से कांग्रेस ने 25 झूठ बोले। देखिए मैं दोनों की बातें वो नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं ये कर रहा हूं, ये काम जो है ये करना क्यों जरूरी है, इस पर जरा रोशनी। जो बात मोदी जी ने कही थी उसको राहुल जी के ऊपर डालकर किस तरीके से, गलत तरीके से लोगों के दिमाग को बदलने की साजिश की गई, पूरा देश जानता है। लेकिन मुद्दा यह है कि जो आपने आज 5 सवाल उठाए हैं, मैं सराहना करता हूं कि इस तरह की बहस होनी चाहिए ताकि देश की जनता को सच्चाई पता चले। एक हमारे यहाँ पुरानी कहावत है कि अंधे के हाथ लग गई बठेर और बन बैठा शेर। तो मोदी सरकार की हालत यही हुई है कि जब इन्होंने 2014 के चुनाव में सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर उपयोग किया, और इस बात को आप भी मानते हैं, सारा देश मानता है कि सबसे पहले इन्होंने सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा प्रयोग भाजपा ने किया, और ये लोग सत्ता में आ गए, उस पर तमाम तरह के दुष्प्रचार तो क्यों नहीं कर, अच्छे दिन आएंगे, कोई अगर ऐसी चीज है जो कि लोगों को सीधा इफेक्ट करती है, क्या कांग्रेस ने, मैंने कांग्रेस की आईटी सेल का एक दफ्तर देखा, आपने भी बहुत सारे बना रखे हैं, हर शहर हर जिले में है। अब तो सर 2-2 कमरे में 3-3 4-4 लोग आपके भी बैठे हुए हैं और लगे हुए हैं। वो केवल इसलिए बैठे हुए हैं, अब आप लोगों को इसकी ताकत समझ में आई कर रही है, उस पर नजर रखनी है, और जो हमारे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं उसका जवाब देना है, कि जिससे कि सही बात लोगों को पता लगे। कि भी आप नजर नहीं रखेंगे, आपको पता नहीं चलेगा क्या दुष्प्रचार चल रहा है। तो कांग्रेस ने तो केवल जनता के सामने सच्चाई को लाने के लिए इस आईटी सेल का सहारा लिया है, लेकिन ये लोग आज भी इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस पर रोक लगनी चाहिए। और ये लोग आम जनता के पैसे को इसमें डाल रहे हैं। छोटा सा एक उदाहरण देता हूं, पिछले दिनों आरटीआई से जो जानकारियां मिली, 4600 करोड़ रुपए मोदी जी ने अपने प्रचार पर खर्च किए। इससे देश के विकास की बात हो सकती थी। एक समय में हमारे देश के नेता ऐसे थे जो ये कहते थे कि हम काम करेंगे तो पब्लिक तक अपने आप पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ ये सरकार है जो कि पब्लिक रिलेशन कंपनी की तरह चल रही है, और मोदी जी तमाम तरह के झूठ राष्ट्रीय मंचों से दे रहे हैं। और ये जो इनका जो सोशल मीडिया मैं आपको बताऊं सर, एक और बात बताऊं, कांग्रेस को आप सुनिए सर, विजय जी एक चीज और जोड़ लीजिए ना, विजय जी सुनिए ना, सुनिए 2004 में कांग्रेस जब आई थी, अटल सरकार उस वक्त थी, और स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी उस वक्त एक कंपनी के मोबाइल चला करते थे, खास मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने उस पर जबरदस्त तरीके से मैसेज, उस वक्त एसएमएस चला करते थे, एसएमएस के जरिए जबरदस्त प्रचार किया था। और ऐसा लग रहा था उस वक्त, उन्हें ऐसा लगा, वो क्योंकि देख रहे थे पूरे चुनाव की उस वक्त जिम्मेदारी, प्रमोद महाजन जी, उन्हें ऐसा लगा कि अटल जी आ जाएंगे, उनकी सरकार आ जाएगी, पूरा माहौल बना हुआ और ये मैसेज ही काम कर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उस वक्त तो आपको बड़ा फायदा हुआ था, और उस वक्त ये चीज काम नहीं करी थी, उस वक्त इसका इतना क्रेज नहीं था, लोग चीजों को समझ नहीं पाए, कांग्रेस को मौका मिल गया।
कांग्रेस को मौका मिल गया, लेकिन 2014 में फिर इसका इस्तेमाल हुआ और कांग्रेस नहीं समझ पाई कि ये ताकत क्या है और आपको नुकसान हो गया। हाँ बिल्कुल, हम तो मान रहे हैं कि हम इनके प्रोपेगेंडा की जो साजिश है उसकी ताकत को हम समझ नहीं पाए, जिसका नुकसान हमें उठाना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि कितने झूठ बोलेंगे आप, एक ना एक दिन सच्चाई सामने आएगी, और जब सच्चाई सामने आएगी तो लोग इन्हें जो है हुकूमत से उखाड़कर फेंक देंगे। और ये होने जा रहा है। चलिए ठीक है, मोदी जी जो तमाम तरह के सपने देख रहे हैं उनके नीचे से जमीन हिलने लगी है, और अब ये समझ लीजिए सत्ता से साफ होने वाली है। वो राजनीतिक बातें नहीं, आज हमारा मुद्दा ही दूसरा है। चलिए मांग करता हूं कि ब्राजील की तरह यहाँ भी रोक लगा देनी चाहिए चुनाव के दौरान इस प्रोपेगेंडा। ठीक है, तो फिर राहुल जी क्या करेंगे? चुनाव की रैलियां जो करेंगे वो एक ही बात जो हर रैली में दिन भर बोलते रहते हैं, वो कैसे लोगों तक पहुंचेगी, ये भी तो बताइए। देखिए मेरी बात सुनिए, प्रोपेगेंडा एक साजिश के तहत होता है, और जो प्रचार है उसके लिए किसी साजिश की जरूरत नहीं है। तो प्रचार तो हम अपना कर ही लेंगे जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं। सैयद यासिर जिलानी साहब क्या कहेंगे? सारा किया धरा जो है 4-5 मिनट से तो बोल रहे हैं श्रीमान जी, मेरा सवाल जोड़ दीजिए जरा कि ये सारी जो करनी धरनी है ये भारतीय जनता पार्टी की है, ये दुष्प्रचार करती है, प्रोपेगेंडा करती है, फेक न्यूज का जाल फैलाती है, ऐसा इनका इल्जाम है, और आप लोग जो है पूरा जो है माहौल को बदल देते हैं। देखिए मुझे लगता था कि कुछ ना कुछ, क्योंकि आज का मुद्दा जो आपने रखा है बड़ा शानदार मुद्दा है, संजीदा मुद्दा है, इस पे हम लोग और भी चर्चा कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस के मित्र ने अपनी राजनीति का ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल अब तक किया है। आप यकीन माने कि इन्होंने सारी बात कही, 2014 में ये चुनाव क्यों हारे उसका इल्जाम भी सोशल मीडिया को दे दिया। इन्होंने ये नहीं कहा कि पिछले जो 10 साल की यूपीए सरकार थी वो भ्रष्टाचार में लिप्त थी, कोई ऐसा डिपार्टमेंट, कोई ऐसा मंत्रालय, कोई ऐसा मंत्री, कोई ऐसा अफसर उस वक्त का नहीं था जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं था। कई लोग भ्रष्टाचार के अंदर जेल गए, महंगाई उस वक्त चरम सीमा पे थी। यकीन माने कि ये हालत ये थी कि किसी मतलब जो मंत्री थे, एक उस वक्त के रेल मंत्री हुआ करते थे अपने चंडीगढ़ के, उनके तो फैमिली के लोग भ्रष्टाचार में गिरफ्तार कर लिए गए। उस वक्त भी मुद्दा बड़ा शानदार था। मुद्दा क्या था? लोगों से जुड़ा हुआ जो मसले होते हैं, जो समाज और जनमानस के भले के लिए जो मसले होते हैं, उससे कांग्रेस पार्टी बहुत दूर हो चुकी थी, जिसका नतीजा 2014 में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर विजय मिली। शानदार तरीके से उसने सरकार बनाई, खूब इस्तेमाल किया। सुन लीजिए, सरकार बनाई। देखिए जब सोशल मीडिया का ये दौर है, मैं तो इस बात पे नहीं आना चाह रहा था, सोशल मीडिया की इस वक्त ये ताकत है कि आने वाले वक्त में जो चैनल्स हमारे सामने दिखाई देते हैं उनको भी सोचने पे मजबूर हो जाना पड़ेगा। मीडिया हाउसेस को भी अब सोचना चाहिए कि सोशल मीडिया के जो 2 बड़े प्लेटफॉर्म हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा, फेसबुक और ट्विटर, जिसपे आज के डेट में सिर्फ चुनाव ही नहीं, हर सरोकार से जुड़ा हुआ समाज के अंदर जो काम है वो सोशल मीडिया में, चाहे आपका रोजगार, प्राइवेट कंपनी अपना प्रचार, प्राइवेट कंपनी अपना प्रचार, हमारा जो शो है ये फेसबुक पर लाइव किया जा रहा है। जी, ये सच्चाई, हम लोग तमाम लोग इसकी ताकत को समझते हैं। लेकिन यासिर जिलानी साहब सुनिए ना, लेकिन क्या है कि एक व्हाट्सएप पे पिछले दिनों पहले हमने देखा था वीडियो, एक बड़ी तेजी से वायरल हुआ कि कांग्रेस नेता की एक रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। जब उसकी बाद में जांच हुई तो पता लगा वो वीडियो फेक है। तो ये जो कारस्तानी होती है ये कहां से होती है? जैसे कि इस तरह से होती है कि किसी बच्चे को गोदी में लिया वजीर आजम ने, एक बात बता रहा हूं, फिर उसमें जो है बोलो बेटा क्या है, तो उसने कहा पप्पू, राहुल गांधी पप्पू हैं, ऐसा करके पीछे से एक बच्चे की आवाज में मिला दी गई। ये जो चीजें होती हैं, ये जो मीम बनते हैं व्हाट्सएप के लिए, ये कहां से बनते हैं? ये कौन क्रिएट करता है? ये तमाम सियासी पार्टियों की आईटी सेल कहती है जी हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। तो फिर क्या एलियन आ रहे हैं? मंगल ग्रह से लोग आके बनाते हैं? क्या है ये? नहीं, हमारे समाज और किसको फायदा पहुंचाने? हमारे समाज के अंदर जो लोग हैं वही बनाते हैं। लेकिन अभी जब पिछले दिनों ने फेसबुक को सख्ती करने के लिए कहा गया तो सबसे ज्यादा पेजेस किस पार्टी के बैन किए गए? ये आंकड़ा आपके पास है। कांग्रेस के सबसे ज्यादा पेजेस जो फेक चल रहे थे उसको बंद किया गया। फेक क्यों चलाए जा रहे हैं? क्योंकि देखिए कांग्रेस, तो वो कहते हैं ना कि हम भी तो आपकी लाइन में आ गए। अब हम आप मुद्दा विहीन जो पार्टी हो चुकी है, मुद्दा ढूंढने के लिए अगर आप सोशल मीडिया को जिम्मेदार मानेंगे तो मुझे लगता है जो भारत का जनमानस है, 1.25 अरब की जनसंख्या है, वो ऐसा नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जो राय आपने अपनाया जो है फेसबुक जो आपने अपनाए वो भी अपनाएंगे। मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 5 दिनों से मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं। मैं कश्मीर में था। मैं कश्मीर में लोगों से 2-2, 3-3, 4-4
छोटे छोटे ग्रुप्स में मैंने बात करी है, सोशल मीडिया वहां भी एग्जिस्ट करता है, वहां भी सोशल मीडिया बहुत जबरदस्त मजबूत तरीके से काम कर रहा है, लेकिन वो वोट करेंगे जो वहां के स्थानीय मुद्दे हैं, जो वहां पे उनको प्रॉब्लम है, जो वहां पे उन्हें पिछले जो सरकार रियासत में रही है उसमें जो उनको फायदा नहीं हुआ है उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। एक कहीं ना कहीं जो मौजूदा एमएलए और एमपी होते हैं उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी होती, चाहे वो सरकार हो या विपक्ष के लोग हो। हम लोग बायस्ड होकर कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि सोशल मीडिया इस वक्त मुद्दा है तो वो रहती है, लेकिन फिर लोगों को ये लगता है कि जो ये जनरल इलेक्शन 2019 जो भारत के लिए हो रहा है, इस जमहूरी ताकत के अंदर जो सबसे बड़ा इलेक्शन जिसको हम बहुत बड़े त्योहार के रूप में मनाते हैं और हमारे अगले वजीर आजम हम बनाएंगे उनको चुनने जा रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में सोशल मीडिया के साथ साथ जो उनके अपने स्थानीय मुद्दे होते हैं उसके ऊपर भी बहुत ध्यान केंद्रित होता है और वो अपने काम को ध्यान रख के देखिए। युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को रोजगार चाहिए, जो इस सरकार ने दिया है, आंकड़े भी है, हमने बार बार कई बार इस तरह की डिबेट आपके साथ करी है। हमें हमारी जो इस वक्त की महंगाई दर है वो संतुलित है, उस पे वोट पड़ेगा। इस वक्त किसानों को लेके जिस तरीके के सारे के सारे कानून आए, जिस तरीके से किसानों को उनके हक के लिए उनके अच्छा काम हो गया तो हिंदुत्व की हार है, बीजेपी की हार हिंदुत्व की हार है। इस तरह के मैसेज सोशल मीडिया पर क्यों चलते हैं? इस तरह के मैसेज कौन चलाता है सोशल मीडिया लोग हैं? बीजेपी की हार हिंदुत्व की हार है को बहुत मजबूती से रखा गया। आपने सबसे बड़ी जिसको ये लोग इन लोगों ने बड़ा मजाक बनाया जीएसटी को लेके, जीएसटी लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया, जीएसटी लोगों को समझ में आ रही है और आप यकीन मानिए यासिर जिलानी साहब सुनिए ना, मोदी हारे तो हिंदू हारा, इस तरह के मैसेज पे चलने की जरूरत क्या है और कहां से पैदा होते हैं? आपको एक ये भी तो बताइए, आपने इतने अच्छे काम किए, आप इसकी तशहीर कीजिए ना, उसमें क्या बुराई? इमरान भाई, लेकिन ये वाले मैसेज कौन करता है? आपको ये भी देखना होगा कि जो ये मैसेज आ रहे हैं वो किससे आ रहे हैं, क्या वेरीफाइड ट्विटर हैंडल या वेरीफाइड फेसबुक से आ रहे हैं? अगर आप इल्जाम तब लगा सकते हैं जब कोई आईटी सेल अगर किसी संगठन के किसी पार्टी के दल का कोई आईटी सेल बातें कर रहा है, राजनीतिक पार्टी की आईटी सेल मानेगी? लेकिन कैसी बात कर रहे हैं आप? साइबर क्राइम अगर कोई करता है तो मौजूदा सरकार ने जो प्रशासन है, जो साइबर क्राइम को देखने वाले ऑफिसर हैं, वो बहुत सख्त है और टाइम टू टाइम कई गिरफ्तारियां हुई हैं और मैं बिल्कुल आपके माध्यम से ये कहूंगा कि और सख्ती होनी चाहिए क्योंकि सरकार ने जो काम किया है उसका नतीजा 2019 में सामने आने वाला है। अनिल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अनिल जी, पार्टियां सोशल मीडिया पर लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं, ऐसा इस बार नजर आ रहा है। 2019 का चुनाव बहुत अलग है हर मायने में। आईटी सेल से जीते जाएगा 90 करोड़ वोटरों का दिल, आपको ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, थोड़ा सा हटके एक बात बोलना चाहूंगा कि बहुत प्रैक्टिकल वे में, बिल्कुल न्यूट्रल होकर अगर आप देखें तो साइंस, विज्ञान जिसे कहते हैं, विज्ञान या साइंस के द्वारा जो भी चीजें इस मानव समाज के हित में बनाई गई हैं, तो उसका अगर मानव समाज में हित है तो वो डिपेंड करता है कि सोसाइटी या समाज उसका यूज किस तरह करती है। वरना आज तक कोई भी इन्वेंशन साइंस का या कोई भी ऐसी चीज डेवलपमेंट नहीं है कि जिसका अगर पॉजिटिव रिजल्ट है तो निगेटिव भी ना हो। तो आप देखें साइंस के द्वारा कोई भी चीज बनाई जाए तो वो हम समाज पर डिपेंड करता है, उसका हम यूज कैसा करते हैं, उपयोग कैसा करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कुछ भी आप ले लें कि अगर एक छोटा सा उदाहरण दे तो एटम शब्द बना था, एटम के कारण कितनी एनर्जी, कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ, सारी चीजें हैं। लेकिन एक उसका जस्ट निगेटिव देख लें कि एक तरफ एटम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड करता है और एक तरफ अगर एटम बम का यूज कर ले तो आप सोच लें क्या हाल होगा। तो मेरे बताने का मतलब कि साइंस जिस पर हम लोग डिस्कशन करने बैठे हैं, और जो एक लाइन कही गई ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। तो जब किसी चीज के का एक एक्सेस मतलब लिमिट के ऊपर कोई यूज होने लगता है तो उसका हमेशा हार्मफुल ही रिजल्ट मिलता है। बात आती है आपके प्रश्न की, कि बिल्कुल सच है, ये आईटी के द्वारा ही ये पूरा चुनाव, और ये नहीं, इसके पहले भी ऐसा नहीं आईटी का यूज नहीं होता था, हो रहा था, लेकिन बड़े लिमिटेड उसमें था और बड़े के जिसको कहते हैं सिस्टमेटिक ढंग से यूज किया जा रहा था। उसके दो रीजन थे। एक तो हमारा देश में बहुत कम लोग इस आईटी से जुड़े हुए थे। अगर हम आईटी शब्द ही कहें तो आप देखें पिछले 10 सालों से आईटी शब्द आम जन भाषा बनी है। नहीं तो आईटी शब्द अगर 10 साल 2014 के बाद तेजी से ये वही बताने जा रहा था कि 10 साल पहले देखें तो आईटी वर्ल्ड का ही कोई बहुत बड़ा एक स्कोप नहीं दिखता था। लेकिन हाँ 2014 आते आते, हाँ ये बिल्कुल सच है कि मोदी जी कहिए या भाजपा कहिए, जो इन्होंने आईटी का यूज किया, जिस ढंग से इलेक्शन में पहली बार इस तरह आईटी का यूज किया गया, वो सही है गलत है इसका विश्लेषण बाद में होगा, तो उसका रिजल्ट मिला। हमारी जन जो भावना थी वो उससे प्रभावित हुई और जिसका रिजल्ट
रिजल्ट हमें वोटों में देखने को मिला। मैं फिर कहूंगा वो सही था गलत है, ये अलग विश्लेषण, राइट। तो जब ये एक दिखा जहां बाकी राजनीतिक पार्टियां हमारी पिछड़ गई थी, तो जब 2014 के बाद 2019 आते आते 5 साल का अंतराल गुजरा, तो बाकी सभी पार्टियों ने भी अपने को उस लेवल पर तैयार किया है। तो अब ठीक है, आपका अधिकार है, सभी राजनीतिक पार्टियों का अधिकार है, और आईटी बना हुआ ही इसीलिए, डेवलपमेंट इसीलिए सबको, लेकिन यहां थोड़ा सा राजनीतिक पार्टियों को एक हम लोगों की तरफ से कहा जा सकता है कि आप जीतने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करें, आईटी का, साइंस का, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखें कि कहीं हम चुनावी जीत के लिए, सिर्फ और सिर्फ चुनावी जीत के लिए इस आईटी हो या किसी भी चीज का ऐसा यूज तो नहीं कर रहे हैं जिसका इफेक्ट समाज पर इतना निगेटिविटी में पड़ रहा है कि वो हमारे समाज के लिए चुनाव के बाद भी और चुनाव के पहले भी उसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। इसमें सभी राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार हैं। फेक न्यूज पर, जिस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, आप देखें फेक न्यूज, मतलब अनिल जी 2019 का ये इंतखाब, ये इलेक्शन ये भी तय करेगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में भी सरकार बनाने या बदलने की ताकत है, बिल्कुल ये तय होगा। जी बिल्कुल, आप देखें ना उसका असर देखें जिस तरह से मुद्दे अभी आपने चर्चा की ना कि अगर किसी का नाम ले लूंगा जिसका आपने लिया तो फिर ये हो जाएगा हम किसी के विरोध में, जैसे भी आपने कहा कि मोदी हारेगा तो हिंदू हारेगा, सपोज दैट फॉर एग्जांपल, या राहुल गांधी के लिए, हमारे रोज नजरों के सामने अगर राहुल गांधी के लिए भी आता है, छुपाने वाली किसी के लिए भी है, मैं कह रहा हूं ना किसी के लिए, लेकिन इससे आप देखिए फीलिंग डेवलप्स होती है। आज इस वक्त पीक पर है चुनाव, देखिए सेकंड चरण का वोटिंग है, आप देखिए पूरा देश कई भागों में बट गया है, देश में जनता, और वो जनता कैसे बटती है, फीलिंग से। जब आप खेलते हैं, वो कोई भी पार्टी खेले, तो फीलिंग से मतभेद की जगह मनभेद वाली जो स्थिति पैदा हो जाती है, वो इस वक्त देश में पैदा हो गई है। आप देखें पार्टी समर्थकों के द्वारा जिस तरह आपस में आचार विचार का जो एक आदान प्रदान होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, यहाँ के हाथ पैर चलने की नौबत आ गई है। तो ये जो एक हमारा आईटी हो या किसी चीज का उपयोग है, ये हमारे समाज के लिए जो इस पर सोचने की जरूरत है, ये थोड़ा इस कंटेंट पर सोचने की जरूरत है और इसके असरात को देखने की जरूरत। और बात करूंगा सर, जरा मैं राजीव जी के पास जाऊंगा। राजीव जी, सोशल मीडिया पर जो खबरों की बौछार हमारे व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए और भी दूसरे जराए से, अब तो हर उसकी एक साइट है जिसके जरिए हर खबर आ रही है, ऐसे में खबरों की जो बौछारें हो रही हैं, खबरों के पीछे की सच्चाई को जान पाना भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है कि उसको ये सच है कि झूठ है, फेक है कि असल है, समझ ही में नहीं आता। इतने बेहतरीन ढंग से परोसी जाती है और कई बार तो जो बड़ी अच्छी, जो बड़ी रेपुटेटेड एजेंसियां हैं हिंदुस्तान में, न्यूज, उनके नाम से भी होती, बाद में आप जाइए तो लिखा कुछ और होता है, उन्होंने उस खबर को लिखे कुछ और ढंग से होता है, और जो हमारे व्हाट्सएप पर या क्योंकि लिंक दिया रहता है इसलिए हमारे फेसबुक पर जो आ रही है वो कुछ और होता है, एडिटेड आती है। ये भी कलाकारी हो रही है। ये कैसे, इसको कैसे समझे, कैसे हम जाने? एक्चुअली इमरान साहब जो अभी अनिल जी बता रहे थे कि अगर किसी भी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया गया है तो उसका जो मेन डेवलपमेंट का जो रीजन होता है कि हम उसको विकास के लिए करते हैं, समाज के उत्थान के लिए करते हैं, देश के उत्थान के लिए करते हैं और यहाँ के पब्लिक के उत्थान के लिए करते हैं। सोशल मीडिया जब स्टार्ट की गई, अब किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया और किस गवर्नमेंट ने उसका यूज किया वो एक डिफरेंट इशू है, लेकिन उसका जो यूज करने का रीजन था, जो स्टार्ट करने का रीजन था कि जितने भी आम जनता हैं जो कि टेक्नोलॉजी को सबसे पहले समझे, टेक्नोलॉजी समझने के बाद वो एक दूसरे से कनेक्ट हो, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो सपोज गवर्नमेंट किसी भी अपनी परियोजना को, प्रोजेक्ट को लाती है, लॉन्च करती है, लेकिन वो आम जनता तक पहुंच नहीं पाती है। सोशल मीडिया जब आया तो इससे धीरे धीरे लोगों को उस प्रोजेक्ट के बारे में, उस तरह के जितने भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, उससे लोगों के अंदर जानकारी आई। लेकिन क्या होता है कि उसमें भी जहां की तथ्य की जानकारी होनी चाहिए, एविडेंस की जहां बात होती है, वहां पे भी पॉलिटिशियन जो होते हैं, पॉलिटिशियन आकर फिर अपनी अपनी बातें करते हैं और उसमें वो एडिट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो सही बातें हैं, जो सही तथ्य हैं, जो सही न्यूज है, जो सही प्रोजेक्ट है, वो जनता के बीच, आम जनता के बीच पहुंच नहीं पाती है, जिसके कारण क्या होता है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट ने अपनी किसी भी उपलब्धि को, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर वो प्रोस्पेक्ट्स को प्रोजेक्ट करती है, प्रोजेक्ट करने का रीजन होता है कि आम लोगों के बीच में सारी बातें आए और उनको सारी बातें की जानकारी हो।
सपोज आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के आने के बाद बहुत सारे पॉजिटिव भी एस्पेक्ट्स है, निगेटिव एस्पेक्ट्स है, तो पॉजिटिव भी है। निगेटिव एस्पेक्ट्स जो मैं समझता हूं, जो मैं भी देखता हूं, वो जो पॉलिटिशियन है चाहे जिस पार्टी के हो, वो उसमें एडिट करते हैं। अगर पॉजिटिव न्यूज भी आ रहा है तो उसको वो एडिट करके वो अपने ढंग से चलाते हैं और उसका वो अपना फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन इमरान साहब, मैं इस बात को बताना चाहूंगा कि आज जो हमारी जनता है, जो भारतवर्ष की जो जनता है, जो यहां रह रहे हैं, वो अब इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो पढ़े लिखे हैं, उनको समझदारी है कि क्या न्यूज फेक न्यूज आता है, क्या प्रोपेगेंडा है और क्या सही है और क्या गलत है। लोगों को ये पता चल जाता है। मैं सर आऊंगा, वाकई ये सवाल है कि क्या वाकई लोग इतने मैच्योर हो गए हैं कि वो समझने लगे कि असली और नकली न्यूज में क्या फर्क है। इस पर भी हम जरा बात कर लेंगे। एक ब्रेक हम यहां पर लेते हैं, वक्फा लेते हैं, फिर मैं अपने साथ डॉक्टर प्रवीण दुग्गल साहब को भी जोड़ूंगा जो सोशल मीडिया और साइबर लॉ के एक्सपर्ट हैं, उनसे भी बहुत सारी बातें करनी है। तो किस तरह से प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, किस तरह से फेक न्यूज को लेकर के प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स होती है, किस तरह से 2019 के आम इंतखाबात में सोशल मीडिया का जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है, आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। कैसे पार्टियां एक दूसरे के लोगों को बदनाम करने के लिए काम करती हैं, कैसे अपने सपोर्टर्स से अलग अलग पेज चलवाती हैं अपने नेताओं के समर्थन में, कैसे खासतौर से व्हाट्सएप के लिए मीम तैयार किए जाते हैं, छोटे छोटे वीडियो, छोटे छोटे जोक्स वगैरह बनाए जाते हैं, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, अफवाह बनाने का एक तरीका तैयार किया जाता है, उसका भी एक बाकायदा अभियान होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। डॉक्टर प्रवीण दुग्गल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, ज़रा उनके पास चलता हूँ। डॉक्टर प्रवीण दुग्गल साहब, हम तमाम बात कर रहे थे कि आज का जो डॉक्टर पवन दुग्गल साहब, ये जो चुनाव हो रहा है ये सीधे तौर पर हम देखते हैं कि इस बार सोशल मीडिया की पूरी ताकत के साथ हो रहा है, सब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा, बहुत सारी बातें हुई ब्रेक से पहले, मैं आपसे एक एक्सपर्ट के तौर पर, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, साइबर लॉ एक्सपर्ट के तौर पर जानना चाहूंगा, जो ये फेक न्यूज होती है, गलत खबरें होती हैं, हिंसक बातें होती हैं, ये इस तरह के वीडियो जो गलत होते हैं, उनको रोकने का, उनको आगे न बढ़ने देने का कोई, या उनको पकड़ने का, या असली और नकली न्यूज की पहचान करने का कोई बहुत अच्छा मैकेनिज्म अभी हमारे पास नहीं है तो वो बताइए, और नहीं है तो क्यों? देखिए, भारत में आज फेक न्यूज से निपटने के लिए कोई कानूनी प्रकरण मौजूद नहीं है। भारत के पास कोई विशिष्ट कानून नहीं है जो फेक न्यूज को समर्पित है। जैसे कि मलेशिया जैसा राष्ट्र है, उसने फेक न्यूज लॉ अमल कर दिया है और उसके अंतर्गत कन्विक्शन भी ली है। हमारे पास केवल दो ही कानून हैं, भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून IT एक्ट और भारतीय दंड संहिता। IT एक्ट भी फेक न्यूज पर चुप्पी से साधे हुए हैं, कोई डायरेक्ट प्रोविजन है ही नहीं उसको लेकर। तो पुलिस के पास आज एक ही विकल्प है कि अगर वो फेक न्यूज के केसेस दर्ज करना चाहती है तो वो धारा 468 और 469 भारतीय दंड संहिता में मुकदमा दर्ज कर सकती है। क्योंकि जब आप फेक न्यूज बनाते हैं तब आप झूठा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाते हैं, और ये झूठा रिकॉर्ड बनाया जाता है लोगों को चीट करने के लिए, या किसी ना किसी व्यक्ति की जो छवि है, रेपुटेशन है, उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए। तो उसके तहत मुकदमा दर्ज तो हो सकता है, लेकिन पुलिस आजकल दर्ज बिल्कुल नहीं करती। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि अधिकांश पॉलिटिकल पार्टीज फेक न्यूज का इस्तेमाल कर रही हैं अपने प्रोपेगेंडा में। ये तो इलेक्शंस जो होने थे हो गए, आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि भारत के यहाँ ठोस कड़े कानूनी प्रावधान हो जो फेक न्यूज के बरखिलाफ इफेक्टिव एक्शन लेने में कारगर हो। सर, यूजर भी इतना मैच्योर नहीं है, आपको क्या लगता है इस हिसाब से कि उसके सामने से फेक न्यूज गुजर रही है तो उसकी तह तक जा सके, या टेक्निकली भी इतना ज्यादा मैच्योर नहीं है कि वो चीजों को पकड़ने के लिए उस तकनीक का इस्तेमाल कर सके कि क्या सही है क्या गलत है? वो इतना दिमाग भी नहीं लगाता, या उसे पता नहीं है, या अभी उसके पास ये टेक्नोलॉजी का पूरा ज्ञान ही नहीं है? देखिए, आज का जो भारतीय उपभोक्ता है, नेटिजन है, वो थोड़ा बहुत तो मैच्योर है, लेकिन उस लेवल ऑफ मैच्योरिटी तक नहीं पहुंचा है जहां पर पाश्चात्य देशों के नागरिक पहुंच चुके हैं जी। तो लाजमी सी बात है, इस मैच्योरिटी कर्व में अभी समय लगेगा। आज जो नेटिजन, जो उपभोक्ता है, नागरिक है, जो इंटरनेट पर जाता है, वो विश्वासी है, हर चीज को देखकर उस पर विश्वास करता है, भूल जाता है कि ये अथाह महासागर है इंटरनेट, जहां पर अधिकांश चीजें झूठ या फेक न्यूज होती हैं। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है कि ज्यादा यूजर अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी, उन्हें बताना पड़ेगा कि साहब फेक न्यूज है और आप
थोड़े ड्यूली डिलिजेंट हो जाएं, सावधान हो जाएं, ये कदम उठाएं ताकि आप किसी जानकारी को डिस्टिंग्विश कर सकें कि साहब ये फेक न्यूज है या सच है। और बुनियादी सवाल है, जिस चीज पर आप विश्वास करना चाहते हैं, एक बार आप इंटरनेट पर सर्च इंजन पर चले जाएं और जाके देखिए लोग क्या कह रहे हैं। अगर अधिकांश लोग इस बात को सही बोल रहे हैं तो शायद ये मानक है कि साहब ये जो जानकारी है सही है, वरना फेक न्यूज हो सकता है। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं और आपके बाद विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं यासिर जी के पास आऊंगा। जी, मैं ये साबित करना चाहता हूं कि जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग है, दुष्प्रचार है, वो भाजपा द्वारा किया जा रहा है और ये पूरी साजिश के साथ, जैसे गिरोह काम करता है उस तरीके से ये लोग काम करते हैं। अभी पिछले दिनों एक भाजपा नेता बलियान जी जो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने बयान दिया सुबह उठते ही, मेरे ख्याल से वोटिंग शुरू भी नहीं हुई थी कि उन्होंने बयान दे दिया कि बुरके में जो है फर्जी मतदान किया जा रहा है लोगों द्वारा। संजीव बालियान साहब, संजीव बालियान जी। उसके बाद में सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो गई, कुछ इस तरह की फोटो थी फर्जी कि भी उसमें एक युवक को दिखाया गया कि भी देखिए ये लोग फर्जी मतदान कर रहे हैं। और जब इस खबर की पड़ताल हुई तो क्या सच्चाई सामने निकल कर आई कि जिस बंदे की ये फोटो थी, जिसे बुरके में दिखाया गया था, ये आरएसएस का एक कार्यकर्ता था और 2015 में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। और क्या मुकदमा दर्ज हुआ था कि यह व्यक्ति आजमगढ़ के मंदिरों में बीफ फेंकता हुआ पाया गया था, जिससे कि हिंदू मुस्लिम दंगे हों। सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम में अगर कहीं चल रहा है तो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भाई अगर मोदी जी नहीं आए तो हिंदू मारे जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, ये बन जाएगा। एक डर का, भय का माहौल पैदा किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। आप मुझे बताइए कि क्या कोई बात आपको ऐसी दिखाई देती है कि इस सोशल मीडिया पर जो कांग्रेस के पक्ष में जा रही हो जातिवाद के नजरिए से? क्यों? क्योंकि कांग्रेस जातिवाद की राजनीति और इस तरह की दुष्प्रचार की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस केवल इतना कर रही है कि ये जो लोग साजिशें कर रहे हैं उसे बेनकाब करने की कोशिश कर रही है। जैसे अभी भाजपा प्रवक्ता ने कुछ आरोप लगाए थे, रेलवे की बात की। भाई जी, आपने रेलवे का निजीकरण कर दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिए, पुरातत्व महत्व के जो ऐतिहासिक धरोहर स्थल थे उन्हें भी एक तरीके से बेच दिया, आपने जमीन बेच दिया, आसमान बेच दिया, नोटबंदी घोटाला, पीएलपीए घोटाला, तमाम तरह के नमामि गंगे घोटाले। ये मुद्दे कभी सोशल मीडिया पर आपको क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि इन लोगों ने हजारों करोड़ रुपए, सरकार अपनी होते हुए इसका दुरुपयोग करके हजारों करोड़ रुपए इस पर खर्च कर रहे हैं, केवल राहुल गांधी जी की छवि खराब करने के लिए, कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए और देश जवाब में ले लेते हैं हिंदू मुस्लिम उन्माद पैदा करने के लिए, जिस पर रोक लगनी चाहिए। आपको मैंने पूरा सुन लिया। यासिर जिलानी साहब जवाब दीजिए, बड़े संजीदा इल्जाम है। अब इन्होंने एक और आरोप कहा था कि कांग्रेस के फेसबुक पेज ब्लॉक किए गए। ठीक है सर, यासिर जिलानी इनके पास कोई सबूत हो दिखाएं सवाल कि कांग्रेस के पेज। जवाब तो सुनिए यासिर जिलानी साहब, दाएं बाएं मत जाइएगा, इनके सवाल का सीधा सीधा बहुत ही हास्यास्पद बात कही इन्होंने। कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मॉर्फ वीडियो, मॉर्फ फोटो, इन्हें खुद जानकारी है कि अभी हम जिस टेक्नोलॉजी और जिस साइंस की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया की जिस बात चल रही है, वो जो फेक होती है उसको अगर ये सच मान रहे हैं तो मुझे हैरानी हो रही है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैंने तो सच का आईना दिखाया था जो 2010 की यूपी और इन्होंने जितने भी घोटाले अभी लिए हैं, ये कहां से इनके पास आई है। यहाँ पे बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट भी बैठे हैं, पॉलिटिकल विश्लेषण करने वाले विश्लेषक बैठे हुए हैं। अरे मैंने आपको नहीं टोका, आपके अंदर इतनी भी वो नहीं है कि आप कम से कम आप अपनी बात करिए। आप अपनी बात करी थी, अब आपकी इतनी तमीज नहीं है, अब आपकी इतनी तमीज, आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है आपके पास। राहुल गांधी के सवाल का जवाब दीजिए। राहुल गांधी के रफेल पे तो सबूत नहीं उनके पास, अरे सबूत नहीं है। अरे वो वीडियो फेक है, वो जो आप बात कर रहे हैं वो व्हाट्सएप पे यूनिवर्सिटी की जो बात कर रहे हैं, आप इतने संजीदा जो यासिर जिलानी साहब आप भी मान रहे हैं ना यार। मैं फिर क्यों बोला था? मैंने बोला एक लफ्ज नहीं बोला, एक लफ्ज नहीं बोला मैंने। यासिर जिलानी साहब सुनिए ना, आप भी मान रहे हैं कि बहुत सारे तो मैं देखिए बहुत सारी चीजें फेक ये मुद्दा बोला, मैंने अपनी पार्टी से लेकिन ऊपर उठ के सुनिए, मैंने संजीदगी को देखते हुए, क्योंकि सोशल मीडिया इस वक्त जरूर हमारे आसपास है, हमारी जिंदगी को बिल्कुल हमारी ये हालत हो गई है कि हम अगर 8 घंटे चुपचाप बैठे तो उसमें 6 घंटे हम जरूर अपने मोबाइल पे देखते हैं कि फेसबुक पर क्या चल रहा है, ट्विटर पे क्या चल रहा है। मैं उससे ऊपर उठ के बात कर रहा हूं। ये वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे रुके पड़े हुए, इससे आप चुनाव नहीं जीतेंगे। और जो बातें आप कह रहे हैं ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। जो चीजें आंकड़े होते हैं उसकी एजेंसी होती है, इंटरनेशनल रेटिंग होती है, इंटरनेशनल एजेंसी होती है, और हमारे भारत के अंदर जो राष्ट्रीय एजेंसी है वो आंकड़ा तय करती हैं, वो देती हैं, और वो
भारत के जनमानस जानते हैं, देख रहे हैं और समझ रहे हैं। उस पे आपको वोट ना तो आपको मिलने वाला है और ना मुझे मिलने वाला है। मुझे वोट मिलेगा जो हमने काम किया है पिछले 5 साल में, जो लोगों को हमने एक उनकी जिंदगी के अंदर सुकून लाया है, जो हमने एक सिस्टम को ठीक किया। भ्रष्टाचार जीरो है, टॉलरेंस जीरो टॉलरेंस है। एक अगर FIR किसी के ऊपर दर्ज हो 5 साल में, एक FIR दर्ज अगर किसी बीजेपी के नेता पे है तो आप बताइए पिछले 5 साल में, पिछले 5 साल में आप बताएं, आप एंकर हैं, सुनिए सहाफी हैं, आप बताएं कि पिछले 5 साल में किसी भी केंद्रीय नेता के ऊपर एक FIR दर्ज हुआ है। अब हवा में बात करने के लिए मैं नहीं बैठा। मैं एक मिनट वो जो इशारा कर रहे थे ना, सुनिए ना, कि चुनाव में जैसे संजीव बालियान साहब ने एक इल्जाम लगाया, बाद में इनके मुताबिक वो फेक साबित, ऐसी चीजें जो है उसका इस्तेमाल करने में संजीव बालियान साहब की जब बात आई तो चुनाव आयोग ने उसका रिस्पांस दे दिया। एक तरफ बात हो गई। हम मौजूदा सिस्टम में जो सोशल मीडिया पे इस तरह के जो फेक, हमें क्या मालूम है जो वीडियो आप कह रहे हो कि जो बंदा पकड़ा गया, जब अभी IT एक्सपर्ट जो बैठे हुए हमारे साथ, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कानून उतना मजबूती से अभी नहीं है, लेकिन कानून मजबूत किया जा रहा है। इस सरकार ने बहुत रोक लगाई है, बहुत रोक लगाई। सुन लीजिए आप जब, या तो आप बोल लीजिए, सुन लीजिए, आपकी सरकार को ही लगानी चाहिए। नहीं, अब रोक लग रही है ना। जब फेसबुक पे फेक पेजेस पकड़े गए तो वो कांग्रेस पार्टी के, आप बताइए ना, ये सब कांग्रेस का कोई ऑफिशियल पेज को लेकर नहीं, ये बात तो सच है विजय जी, ये खबर तो थी। देखिए ये खबर तो थी, ये खबर तो तमाम एक भारतीय जनता पार्टी ठीक है किसी भी नेता के ऊपर FIR 2000 जरा अनिल जी मैं आपके पास आना चाह रहा 2019 हो गया। एक बता दीजिए, मैं आपको 25 पूरे यूपीए के 10 साल के टेन्योर में 25 ऐसे नेता जो सबसे बड़े कांग्रेस के नेता रहे हो, उनके सहयोगी दल के नेता रहे हो, जिनके ऊपर FIR हुए, जो जेल गए, और इसी भारत ने देखा और उसी का कारण रहा। आप 44 सीट पे आ गए। ठीक है सर, चलिए राजनीतिक बातें तो बहुत हम लोग करते हैं। यासिर जी, विजय जी बहुत राजनीतिक बातें करते हैं। जरा एक मिनट अनिल जी के पास आने दीजिए, मेरे विषय पे रहने दीजिए, मेरे सब्जेक्ट पर उसको हाईजैक मत कीजिए। कुछ लोग उसको दूसरी तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये कहना चाहिए कि इस वक्त सोशल मीडिया, ठीक है, मैंने ऑडियो डाउन कर दिया, आप दोनों की ऑडियो डाउन कर दिया। मुझे विजय जी से बात करें, मुझे अनिल जी से बात करने दीजिए। देखिए मेरे विषय पे रहिए, और यासिर जिलानी साहब ये भी सच्चाई में आऊंगा आपके पास कि कोई बड़ी ठोस आपकी तरफ से भी कदम नहीं उठाया गया। ऐसी चीजों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित ही किया जाता है, उसको लेकर कोई बड़ा सख्त वो नहीं लिया जाता। ये सवाल के साथ में आऊंगा। लेकिन अनिल जी, कांग्रेस जो है सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, उसमें पीएम मोदी की इक्तिसादी जो पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी, नोटबंदी, GST, उस पर हमला कर रही है। लगातार राफेल को भुनाने की कोशिश करी, तमाम सही झूठे जो भी आंकड़े हैं वो सोशल मीडिया पे अपने ढंग से दे रही है। सब इस तरह के मैसेज आप भी पढ़ते होंगे। वहीं अगर बीजेपी की हम बात करें, उनका एक वाहिद मुद्दा यह है कि कांग्रेस को मुल्क के लिए किसी भी तरह से नकारा साबित करना है। वो अपने ढंग से उसमें लगे हुए हैं और पूरी ताकत लगाए हुए हैं, दोनों लगाए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई कमजोर अब हो गया है, पिछले बार की तुलना में कांग्रेस भी अब मजबूती से यही काम कर रही है। कैसे देखें? देखिए इमरान जी, मैं थोड़ा हट के बोलूंगा। आप इस पर नजर डालें कि ये देश का दुर्भाग्य है, हमारी जो राजनीति के लाइन खींची जा रही है उसका स्तर बहुत नीचे गिरता जा रहा है। मैं बहुत खुल के कह रहा हूं, उसका कारण देखिए। आज जो आपने टॉपिक चुना है कितना संवेदनशील है, कितना अच्छा है, देश हित में है, किसी पार्टी हित में नहीं है, देश हित में है, समाज के हित में है। लेकिन देखिए राजनीतिक पार्टियों के जो आपसी विचार विमर्श हैं वो भी बिल्कुल राजनीतिक बिंदुओं की तरह हैं, आरोप प्रत्यारोप। एक लाइन में अगर कहें, किसी गिरेबान में झांकने से पहले जो कहा गया है हमारे बुजुर्गों का कि अपने गिरेबान में झांक लो, तो वो देखिए कहीं नहीं दिखेगा। दूसरे के गिरेबान में झांकने के लिए तैयार है लेकिन अपना गिरेबान नहीं देखेंगे। ये भी कहा गया ना कि शीशे घर में रहने वाले दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंकते। आप देखिए कहीं इन चीजों का प्रयोग हो रहा है। अब दूसरी तरफ ये तो एक हो गई राजनीति, जबकि इस मुद्दे पर ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ आ क्यों रही है? जैसा कि अभी एक्सपर्ट दुग्गल साहब बैठे हुए हैं। दुग्गल साहब, मैं अनिल बोल रहा हूं, शायद आप पहचान रहे हो। मेरा ये मानना है कि दुग्गल साहब ने चीजें बड़ी अच्छी बताई, लेकिन कहीं इससे यथार्थ या सत्य कुछ और है। इमरान जी आप ध्यान दें, हमारे यहाँ नियम कानून की कोई कमी नहीं है, स्पेशली IT सेल के लिए कोई स्पेशली नियम नहीं बना है, बिल्कुल सच है। लेकिन आज आप देखें कि अगर अभी किसी पार्टी के बड़े नेता, किसी भी पार्टी के, अगर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी हो जाती है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी हो, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, तो उनके पार्टी के नेता समर्थक तुरंत अपनी पूरी ताकत झोंकते हैं, थाने में FIR कराते हैं, वो व्यक्ति तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन
आप ध्यान दीजिए, ये केवल उनकी पार्टी के बड़े नेताओं तो वो धाराएं बनती हैं, वो नियम तुरंत बन जाता है। लेकिन अगर यही आम समाज में जो एक कड़वाहट फैला रहा है, जो एक विद्वेष की भावना फैला रहा है, उसके खिलाफ किसी की आवाज नहीं उठती। उसका कारण मैं बताता हूं, जैसे भी दुग्गल साहब कह रहे थे, मैं बहुत छोटा सा उदाहरण दूं, परसों की घटना कि आप देखें, यही चुनाव आयोग, या तो चुनाव आयोग को पूरे देश ने जाना था जब टीएन शेषन साहब उसी कुर्सी पे आके बैठ गए थे। उस चुनाव आयोग की कितनी तूती बोल रही थी कि पीएम तक डर गया था, राइट। उसके बाद से देखिए निरंतर वही चुनाव आयोग, कोई नियम नहीं हटाए गए बल्कि अच्छे अच्छे जोड़े गए। लेकिन उस चुनाव आयोग की स्थिति क्या परसों तक आके क्या हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आप बैठे काहे के लिए, क्या आपका नियम कानून नहीं। तो वहां इन्होंने अपने आप को असहाय सा व्यक्त किया। चुनाव आयोग ने कहा साहब मेरे पास ना अधिकार है ना कोई नियम है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कल आके आप जरा हमें दिखाइएगा अपनी रिपोर्ट कार्ड, तो देखिए विद इन 2 आवर्स 4 आवर्स किस तरह का एक्शन लिया गया। अगर मेरे कहने का मतलब कि जो नियम कानून है बहुत है, सफिशिएंट है, केवल उन नियम कानून का सही ढंग से सही समय पर क्विक एक्शन ले लिया जाए, तो मैं नहीं समझता कि किसी भी फील्ड में या किसी भी तरह की इस तरह की बातें बढ़े जहां हमको आपको चर्चा करना पड़े। बस एक मिनट में एक चीज और बोलूंगा कि दुग्गल साहब जैसा बता रहे थे हम लोग की चर्चा का विषय, देखिए ये समस्या है क्या। समस्या ये है कि आज हमारे पास 50-60 करोड़ से ज्यादा फेसबुक और मोबाइल या व्हाट्सएप यूज करने वाले लोग हैं, जो कि अमेरिका और पूरे यूरोप को मिला दिया जाए तो उनकी जनसंख्या ज्यादा है। लेकिन हकीकत मानिए इसमें से 75% ऐसे हैं चूंकि इतने इजी वे फॉर्म में, ये भी एक मार्केटिंग है, इतने इजी वे फॉर्म में जनता को प्रोवाइड किया गया है कि जो मतलब अगर आप कहें कि सीधे किताब नहीं पढ़ सकता वो तबका है, जो कि हमारे यहाँ अशिक्षा बहुत है, गरीबी बहुत है, आप वो जो निचला तबका कहलाता है उनको आप देखिए कि दिन भर मजदूरी करते हैं, लेकिन जैसे ही फ्री होते हैं तो पहला काम मोबाइल उठाते हैं और उसको, ये बात सच है। उसका कारण है कि साहब ये आपको प्रोवाइड तो कर दिया गया। जो ये कहा जा रहा है कि जैसे दुग्गल सर बोले और लोगों ने बोला कि नेट पर जाएं सर, तो वो पता करने की स्थिति में हमारे देश के भी 75% जनता नहीं स्थिति में नहीं कुछ सच्चाई पता करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये हालत तो ये हो गई कि एक ही परिवार में 4 लोग हैं, अब वो बात नहीं करते हैं। खाना खाने के बाद वो मोबाइल पे लगे रहते हैं। 4 लोग भी अगर घर के अंदर वो मोबाइल पे लगे रहते हैं और कभी तो उसी में बात करते हैं, व्हाट्सएप या मैसेंजर के जरिए आपस में बात करते हैं। इसकी जड़ में क्या है मैं आ रहा हूं सर, उसके लिए मैं आपका ब्रेक के बाद आऊंगा और इस पर हम बात करेंगे। हमारे पास वक्त है, फिर मैं पवन जी के पास भी जाऊंगा और राजीव जी के पास भी जाऊंगा। एक छोटा सा वक्फा में लौटे एक बार हम फिर बातचीत करने के लिए प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स पर। जो सियासी पार्टियां इलेक्शन के इस दौर में एक प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के जरिए फैलाती हैं, उसको तैयार करती हैं, उसको असली जैसा बताती हैं, उसमें बहुत सारी फेक न्यूज़ भी होती हैं, इस तरह के वीडियो भी होते हैं, उनको तैयार किया जाता है, बाकायदा प्रसारित किया जाता है और कार्यकर्ता हो या आम लोग हो उनके एजेंट की तरह काम करने लगते हैं, या फिर आम लोग जो है वो उस पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करने लगते हैं और उनका कार्यकर्ता एक तरह से एजेंट की तरह काम करने लगता है और उसको आगे बढ़ाता चला जाता है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम कैसे किसका शिकार बन गए और बनते चले जा रहे हैं। ये भी एक सच्चाई है। मैं जरा बाकी लोगों के पास आऊं। सर आपके पास आ रहा हूं, बस मैं आ रहा हूं। मैं जरा डॉक्टर पवन दुग्गल के पास एक बार फिर जाना चाहूंगा। पवन दुग्गल जी, सीरिया और इराक इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। वहां पर सोशल मीडिया के शुरुआती ही दौर में उसके जरिए जिस तरह का हिंसक प्रचार हुआ, जिस तरह की अफवाहें चली, जिस तरह का दुष्प्रचार हुआ कई तबकों के खिलाफ आपस में, कि वो राष्ट्र युद्ध में झोंक दिए गए, युद्ध में चले गए, आपस में गृह युद्ध में चले गए। उसके बाद दूसरे देशों ने वहां पर आकर के वो उनमें उनके साथ लगे, यानी कि वो बर्बाद हो गए। ये इसकी ताकत है, इन अफवाहों की, इस तरह के प्रोपेगेंडा की, फेक न्यूज़ की, इसके ये नुकसानात हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे व्हाट्सएप ने तय किया कि हम हिंदुस्तान में 5 मैसेज ही इस तरह से ग्रुपों में भेजे जा सकेंगे एक बार में, ताकि ये बहुत तेजी से कोई मैसेज ना फैले। लेकिन ये आज की डेट में अगर हम देखें तो कोई बहुत प्रैक्टिकल बात है नहीं। सब जानते हैं जिसको करना होगा ये काम, वो तो दिन भर इसी में लगा रहेगा, वो 5 करके कितने भी भेज देगा। ठीक है सर। इसी तरह से कोई ऐसी हिंसक चीज व्हाट्सएप के पास, मुझे आप बताइएगा, मैं तो आपसे सवाल के रूप में पूछ रहा हूं, ऐसा कोई तैयारी नहीं है कि जैसे व्हाट्सएप में भी ऐसी कोई खबर या कोई अफवाह या कोई ऐसी हिंसक चीज या वीडियो जाने से पहले ही वो अपना उनका एक नियंत्रण हो कि वो रोक दें, यानी वो बढ़ने ही ना दें, इस तरह की चीज वो पहचान ले, उनका सिस्टम पहचान ले कि ये गलत है, ये नुकसान कर सकती है समाज में। ये सिस्टम अभी तैयार हो रहा है या हुआ है, थोड़ा बताएंगे क्या? देखिए, ऐसा कोई सिस्टम तैयार नहीं हो रहा है। जो तक जितनी जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, उसका कारण यह है कि फेसबुक ने, व्हाट्सएप ने इतना कह दिया कि साहब
मैं ये फीचर लेके आऊंगा। अगर आपको लगता है कि आप जो जानकारी देख रहे हैं उसके बारे में पता करना चाहते हैं, झूठा है सच है, आप मुझे मैसेज भेजिए, मैं जवाब दूंगा। वो कामयाब अभी तक तो सर्विस हुई नहीं है, लोगों ने मैसेज जरूर भेजे लेकिन जवाब नहीं आए। उसका कारण ये है कि अभी व्हाट्सएप अपनी डेटाबेस को बना रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉलिटिकल विल की कमी है। आज भारतवर्ष जो है व्हाट्सएप की सबसे बड़ी मार्केट है जी। अगर भारतीय हुक्म करने वाले लोग जो हैं, सरकार, वो मैंडेट करें कि साहब ऐसा नहीं होगा, तो कोई मजाल नहीं कि ऐसा नहीं होने वाला। बट अभी क्योंकि पॉलिटिकल विल है नहीं, कोई गाना व्हाट्सएप गा देता है, वो गाना और लोग सुन लेते हैं और लोग कहते हैं कि भाई इसका कोई इलाज है नहीं। व्हाट्सएप जो भारतीय कानून है उसके तहत वो एक इंटरमीडिएरी माना जाता है। कानून सेक्शन 79 IT एक्ट स्पष्ट तौर पर व्हाट्सएप पर को विवश करता है कि आप ड्यू डिलिजेंस सावधानी बरतेंगे, और उस सावधानी के अंतर्गत ये शामिल है कि आप ऐसे मैकेनिज्म लेकर आएंगे कि कोई झूठी जानकारी आपके नेटवर्क पर है तो आप उसे नहीं प्रसारित करेंगे, और जब जब आपको मौका मिलेगा, पता लगेगा, तब तक आप उसे अगले 36 घंटों में रिमूव करेंगे। लेकिन इस तरह की कोई चीजें हो नहीं रही हैं। व्हाट्सएप जैसी कंपनियां हैं सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के पीछे छुप जाती हैं। से फैसला था श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर उच्चतम न्यायालय ने कहा था साहब ऐसा है, आप तो सर्विस प्रोवाइडर हो, आपको तो ढेरों सारे ऐसे रिक्वेस्ट आने वाले हैं, तो आप कुछ मत करो, आराम से बैठ जाओ। अगर अदालत आपको बोले तब एक्शन लो, या सरकारी एजेंसी बोले तब एक्शन लो। तो उसका सीधा असर ये हुआ है कि अब ये लोग बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। कुछ भी फेक न्यूज होती है वो तमाशबीन बन के देखते रहते हैं। वो जो तमाशबीन वाला एटीट्यूड है वो रोकना पड़ेगा, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ये तो 2-4 केसेस मुकदमे दर्ज होंगे, तब वो ऑटोमेटिकली समझेंगे। सियासी होनी चाहिए जो आप कह रहे हैं, सरकारों में होनी चाहिए या तमाम सियासी पार्टियों में भी होनी चाहिए कि वो दबाव बनाए। विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं राजीव जी के पास। मैं ये कहना चाहता हूं आज आपके चैनल के माध्यम से कि मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा घोटाला किया है सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने के लिए। उन्होंने जियो को जिंदा कर दिया और BSNL को मारने की कवायद इस सरकार द्वारा की जा रही है। मैं दावे के साथ कहता हूं कांग्रेस सरकार जब आएगी तो इस पूरे घोटाले की जांच कराई जाएगी जो इन्होंने जियो के साथ गठबंधन करके BSNL को खत्म करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी इसकी जांच कराएगी। जल्दी जवाब दे दीजिए, फिर मैं राजीव जी की आदत नहीं है। जल्दी से। इनका ये ख्वाब पूरा होने नहीं जा रहा है कि सरकार कभी कांग्रेस की आ रही है अभी आने वाले कई टर्म। मैं आपको ये बता दूं घोटाला नहीं हो रहा है इसलिए सरकार आ रही है, लेकिन जिस तरीके से ये सरकार मजबूत इरादे के साथ काम कर रही है, अभी आपने देखा टिकटॉक के साथ क्या करा है। टिकटॉक का जिस तरीके से पूरे भारत के अंदर लोगों पे एक दुष्प्रभाव जो पड़ रहा था, तो टिकटॉक को पूरी तरीके से अब आप किसी भी उनके एप्पल स्टोर से या कहीं से जहां से उसको डाउनलोड किया जाता है, आज से तो कम से कम आप नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए मजबूत इरादा रखती है, और सरकार में जो लोग हैं वो मॉनिटरिंग अच्छी कर रही है। अरे जिसका कोई सरोकार नहीं, लेना देना नहीं, आप अगर तर्क वाली बात करिए मैं उसका जवाब राजीव जी कि सरकार आप जियो पे पता नहीं कहां से पहुंच गए। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने कहा व्हाट्सएप पे 5 व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने का काम शुरू किया गया क्योंकि व्हाट्सएप भी मिसयूज किया जाने लगा था। तो ठीक है, इच्छा शक्ति है, इरादा है काम करने का, धीरे धीरे इस सिस्टम पे भी मजबूती तरीके से काम किया जाएगा, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसको पूरे तरीके से वक्त की कमी। राजीव जी एक्चुअली इमरान साहब जो सोशल मीडिया के जहां तक बात हो रही है, इसमें पॉलिटिकल विल साथ साथ पब्लिक बिल दोनों जब तक एक साथ नहीं जुड़ती है आगे ये काम सही नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप देखते हैं कि जो पॉलिटिकल जितने भी पार्टी है वो अपने सब्जेक्ट को अपने अपने ढंग से लाती है, और उसमें ये चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को कि जो जनता के लिए जो हितकर है, जो जनता के लिए बेनिफिशियरी है, अगर किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, अगर वो जनता के लिए हितकर है तो उस पार्टी को भी, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी अगर किसी भी प्रोस्पेक्ट्स को ला रही है, प्रोजेक्ट को ला रही है, तो कांग्रेस पार्टी को भी उसको आगे बढ़ाना चाहिए था कि हाँ अच्छी बात है तो अच्छी बातों को लाना चाहिए था, न कि हर मुद्दा पे केवल चेन पुलिंग करने से काम चलना नहीं है। अगर
कोई निगेटिव बात आती है, निगेटिव बात में अगर वो बीजेपी के भी अगर पार्टी के हैं, उनको लगता है कि इससे देश के जनता पे प्रभाव पड़ सकती है, देश के जनता को नुकसान हो सकती है, तो उसको फिर से रोकना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए। सबकी मतलब राजनीतिक इच्छा जब तक राजनीतिक इच्छा नहीं होगी वक्त ही नहीं मेरे पास। जैसे टिकटॉक को बैन करने के लिए जो स्वदेशी जागरण मंच एक अपना एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो राष्ट्र के लिए काम करता है, हमारे सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए जो काम कर रहा है, उसका बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने शुरुआत ये शुरुआत अच्छी बात करी, चलिए अच्छी बात, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आप तमाम लोग, बहुत शुक्रिया, किसी भी आदमी बहुत शुक्रिया। ये सच्चाई है इस देश की, ये सच्चाई है, इस पर बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि इसी तरह के मैसेजेस की वजह से, इस तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस की वजह से कई जगह दंगे और हिंसा भी कराई गई है। कई जगह भारत में हम देखें बच्चों के अपहरण की खबरें चलाकर बंगाल में बड़ी हिंसा हुई थी, कराई गई थी, ये व्हाट्सएप के जरिए। तो इसका बहुत ख्याल रखना है, इलेक्शन के दौर में तो और ज्यादा ख्याल रखना है। इन झूठी अफवाह के फैलाने वाले प्रोपेगेंडा की खबरों को एहतियात के साथ देखना है, समझने की कोशिश करना है। हमें ज्यादा मैच्योर होने, जैसे हम चलाने में मैच्योर हो रहे हैं वैसे समझने में भी मैच्योर होना पड़ेगा।